नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूक्रेन और रूस के मध्य जो घमासान युद्ध चल रहा है कई दिनों से, और उधर दोनों देशों के अंदर युद्ध चल रहा है और हमारे देश भारत के अंदर 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें यूपी में अंतिम 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है और 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। लेकिन जो आजकल आपको मालूम होगा, जो भारतीय मूल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी के लिए यूक्रेन में गए हुए थे और उसके बारे में बहुत चर्चा है। ये मुद्दे दो गर्म हैं और कुछ भारतीय लोग भाजपा और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उधर यूक्रेन के अंदर हमारे भारतीय मूल के छात्र जो वहाँ मेडिकल की स्टडी करने के लिए गए हुए थे और वो उधर युद्ध की विभीषिका के अंदर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ लाखों लोग यूक्रेन के इस डिजास्टर्स समस्या का सामना कर रहे हैं। उनके साथ ही भारतीय छात्र भी वहाँ कीव के अंदर सूमी, खारकीव, लीव आदि बड़े शहरों के अंदर फंसे हुए हैं और उन पर आजकल ये दो मुद्दे बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। आम तौर पर हर किसी के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि मोदी सरकार ने उनको समय रहते क्यों नहीं वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया, क्यों नहीं निकाल लिया गया, गाइडलाइन ऐसी क्यों नहीं दी गई। वहाँ जो भारत का दूतावास है, विदेश मंत्रालय ने उन्हें क्यों नहीं सूचित किया कि वहाँ जो भारतीय लड़के हैं, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको पहले से ही जानकारी दे दी जाए कि वहाँ संकट आने वाला है और आप यहाँ से समय रहते निकल जाइए और भारत पहुँच जाइए। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई और इसी बात का जो अभिभावक है उन छात्राओं के, वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि इधर हम बता रहे हैं, भारत सरकार बता रही है और वैसे भी आम भारतीय नागरिकों को पता है कि रशिया जो है उसके साथ भारत की गहरी दोस्ती है, मित्रता है और वर्षों से मित्रता है और इस मित्रता के सबूत भी बहुत बार देखने को मिले। यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता के लिए भी भारत ने कई बार प्रस्ताव रखा, लेकिन उसमें चाइना ने हमेशा ही अड़ंगा लगाया और भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाई। और इस प्रकार रूस ने हमेशा ही भारत का साथ दिया, चाहे वो 1965 का पाकिस्तान भारत युद्ध हो, ताशकंद के अंदर रशिया ने पाकिस्तान और भारत के शीर्ष नेताओं के बीच तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की, जैसा कि आपको मालूम है, वहीं मौत हो गई थी और ताशकंद के अंदर ही ये समझौता वार्ता संपन्न हुई थी और युद्ध विराम हुआ था 1965 का। और 1971 के भारत पाक युद्ध में भी जब बांग्लादेश को पश्चिम पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, उस समय भी जब चाइना और अमेरिका यूएसए पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनको सप्लाई कर रहे थे, 7वां बेड़ा भी हिंद महासागर में अरब सागर खाड़ी के अंदर रूस ने भेज दिया था। ऐसे संकट काल में रूस ने हमारा साथ दिया, उन्होंने भी अपना 40वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था और इसी वजह से हम पाकिस्तान को हरा पाए। तो
केवल यही नहीं, बहुत से ऐसे मौके आए जब भारत का रूस ने साथ दिया और मित्रता पूरी तरह से निभाई। और आज जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तभी पूरा विश्व एकजुट होकर यूएनओ के अंदर उसके विरुद्ध वोटिंग कर रहा है, और भारत ने किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं की, वो इस वोटिंग से दूर रहे। चाइना, इंडिया, ईरान और बेलारूस, इन चारों ने उसके अंदर मतदान नहीं किया, और 15 सदस्यों में से 11 ने रूस के विरुद्ध मतदान किया और 4 इस मतदान से दूर रहे। तो यही कारण है कि जब आरोप का यही मुद्दा, मेन मुद्दा, जो मुख्य कारण यही बता रहे हैं आरोप लगाने वाले, कि जब ऐसी बात थी, रूस के साथ भारत की पुरानी मित्रता है, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन से मोदी ने क्यों नहीं ये वार्ता करके और युद्ध विराम कराकर भारतीय छात्राओं को वहाँ से इवैक्यूएट क्यों नहीं किया समय रहते। अब जब वहाँ एक नवीन शेखरप्पा, जो कर्नाटका का एक विद्यार्थी था, उसकी खारकीव में मौत भी होगी, वो इस बम हमले के अंदर, ब्लास्ट के अंदर उसे गोली लगी और वो उनकी मौत होगी। ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही अफसोसजनक बात है, हमें दुख है, हमारी संवेदना उस पीड़ित परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री पर आरोप इस बात का है कि जब इतने संकट में जो छात्र छात्राएं भारत के यूक्रेन के इस युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं, बंकर के अंदर वो भूखे प्यासे बैठे हैं, अनेक समस्याओं की वो समस्याएं झेल रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है, वहाँ -8 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने के कारण वहाँ बर्फ गिर रही है, और इस कड़ाके की सर्दी का वो मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय प्रधानमंत्री को चुनाव की पड़ी है, वो कहीं काशी के मंदिर में डमरू बजा रहे हैं, और कहीं बड़े ही अभिनात्मक तरीके से वो चुनावी सभाओं के अंदर हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनके दिमाग पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, जो नेता लोग होते हैं वो कहने को बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो अपने आप को देश का नेता, जन सेवक, प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद, इस प्रकार की ये 4 नीतियाँ चलती हैं, और इसी कारण को इन्हीं नीतियों के आधार पर वो किसी भी इस तरह की बात का कोई परवाह नहीं करते, कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और ऐसे संकट काल में जब भारतीय छात्र और छात्राएं वहाँ फंसे हुए हैं, तब उन्होंने वहाँ स्वतः ही निकलना उचित समझा। और जब वहाँ की जो एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है, उन्होंने भी उनका फ़ोन पर बात करना उचित नहीं समझा, उन्होंने उनकी कॉल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने अपने बलबूते पर जो खार्किव है, सुमी है, या मारियुपोल और कई ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ जहाँ वे वो छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है, और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यूक्रेन को छोड़कर पास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, तो इन देशों के अंदर चले जाएं। और ऐसा कुछ कहा भी था वहाँ की जो भारतीय एम्बेसी है, दूतावास है, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही थी। इसलिए वो जो पास के जो स्थान थे, जो इन पोलैंड, हंगरी और इनके आसपास यूक्रेन के अंदर सिटीज़ थी, बड़े शहर थे जहाँ पर ये छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, और उनकी वहाँ से दूरी 30, 40, 45, 50 किलोमीटर तक थी। वहाँ से तो उनके लिए निकलना आसान हो गया, वहाँ से वो पैदल या बस द्वारा या अपने किसी भी वाहन द्वारा बंदोबस्त करके वहाँ हंगरी और पोलैंड के अंदर बॉर्डर पर आ गए, और उनके लिए तो आसान हो गया। लेकिन वहाँ पर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया की जो वहाँ की स्थानीय पुलिस थी, उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कई लड़कियों को पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, लड़कों को मारपीट की गई। ऐसे हमने
बहुत सारे बीसियों ऐसे वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखे और उससे हमारा जो है सर शर्म से झुक गया। जिस यूक्रेन को हम अपना मित्र समझते थे और इसी कारण वहाँ पर हमारे जो छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ की पुलिस ने भी जो वहाँ फंसे हुए थे छात्र छात्राएं उनके साथ बदसलूकी की। उनको शायद इस बात की चिढ़ हो गई, वो इस बात से खफा थे या नाराज हो गए कि ये जो छात्र छात्राएं हैं भारतीय, इनके साथ बदसलूक किया जाए। वो इस कारण कि यूएनओ के अंदर भारत ने जो है अपना पक्ष क्लियर नहीं किया और जिन 11 देशों ने रूस के विरुद्ध मतदान किया उनमें भारत शामिल नहीं हुआ, वोटिंग नहीं की। इसी बात की उनको चिढ़ थी और उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। छात्र छात्राएं बहुत दुखी थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी। अब ये जो इस तरह का वहाँ पर मंजर देखा गया तो ऐसी छात्र छात्राओं के अंदर भय की भावना पैदा हो गई कि पता नहीं हम जिएंगे या मरेंगे, क्योंकि भारी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ बम्बारमेंट की गई थी। टैंक मिसाइलें दिन रात वहाँ पर गिर रही थी कीव के ऊपर, की वहाँ की राजधानी कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो वहाँ भी लड़के आज तक अभी तक भी फंसे हुए हैं, खारकीव में फंसे हुए हैं, सूमे के अंदर फंसे हुए। अब इन्होंने जो भारतीय दूतावास था उन्होंने तो दिशा निर्देश जारी कर दिए, ऐसे निर्देश दे दिए कि आप यहाँ से निकल लीजिए और आप पोलैंड या हंगरी किसी भी दूसरे पड़ोसी राज्य के पड़ोसी देश के अंदर चले जाइए, वहाँ से हमारी भारत सरकार जो है आपको हवाई जहाज द्वारा ले जाएगी, इवैक्यूएट कर लेगी। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम, हम लोगों को ये तो जब हमारे छात्र छात्राओं ने बताया कि अब हम जो कीव है या खारकीव है, सुमी है, ये जो शहर हैं ये पोलैंड सीमा से, हंगरी सीमा से, रोमानिया सीमा से 9 से लेकर 1200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहाँ से ना तो वो पैदल चलकर पोलैंड में दाखिल हो सकते थे, ना हंगरी में, रोमानिया में, क्योंकि दूरी बहुत लंबी थी, बहुत लंबा डिस्टेंस था। इसलिए उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। रास्ते में आर्मी थी रशिया की, सड़कें सारी जाम थी, वहाँ पर जो है पूर्व उत्तर दक्षिण 3 तरफ से रशिया की फौजें थी। पश्चिम की जो दिशा थी वो खाली थी, उधर से जा सकते थे छात्र छात्राएं, लेकिन वो दूरी बहुत सी। साधन जो है ट्रेनों पर, वैसे भी वहाँ के जो यूक्रेन के स्थानीय लोग थे वो ट्रेनों पर भारतीयों को, छात्र छात्राओं को या पाकिस्तानी छात्राएं थी उनको वो चढ़ने नहीं दे रहे थे, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, धक्के मार के नीचे फेंक रहे थे, धकेल रहे थे, उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इसलिए अब उन्होंने कई ट्रेनें मिस कर दी, वो आज तक भी वहाँ फंसे हुए हैं। और अब जो नज़दीक पोलैंड या हंगरी की सीमा के नज़दीक वाले शहरों के अंदर जो छात्र छात्राएं फंसे, तो वो तो उन्हें चाहे कोई साधन मिल गया, व्हीकल मिल गया, या वो पैदल ही ऑन फुट वहाँ पर आ गए और उनके लिए तो आसान हो गया। हालांकि उन्हें भी खाने पीने की, ठंड की, सर्दी की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको। पोलैंड की पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की। 3 लड़कियों के बारे में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ से गायब कर ली गई, पुलिस उन्हें पता नहीं कहाँ लेके चली गई और उसके बाद उनका अभी तक कोई पता चला या नहीं चला, इस बात का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले अभी तक। लेकिन अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए भारतीयों ने। जो छात्र छात्राएं वहाँ फंसे हुए थे, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक, माता पिता, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अब यहाँ क्रेडिट लेने के लिए भारत सरकार ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह, जो पूर्व भारतीय थल सेना चीफ थे, उन्हें पोलैंड के अंदर भेज दिया गया। और यहाँ पर जब वो हवाई जहाज़ के अंदर यहाँ छात्र बॉम्बे या दिल्ली उतरने लगे, वहाँ भी उनके स्वागत के लिए स्मृति ईरानी और न जाने और बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच गए और ऐसा दिखावा कर रहे थे मानो कि उनको निकालने का जो भी काम वो सारा भारत सरकार ने ही किया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उल्टे है। साथियों, जो लड़के आज तक वहाँ से आए हैं उन्हें किसी एक को भी यूक्रेन के अंदर से भारत सरकार ने इवैक्यूएट नहीं किया है, ये हकीकत है दोस्तों।
वहाँ से जो लड़के पैदल या बाई ट्रेन या बाई बस या किसी भी तरह से somehow they reached in Poland, Ukraine, Hungary, they were evacuated by Indian government. अब इनका जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है कि हमने यूक्रेन से उन छात्र छात्राओं को भारत लेकर आए। हाँ, जो पोलैंड से हंगरी से लाए गए छात्र हैं उनका किराया भाड़ा उनको नहीं देना पड़ा। ये एक राहत की बात है उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन आज भी कम से कम, जैसा कि सूत्रों से पता चला है, कम से कम 3000 छात्र छात्राएं सुमी कीव के अंदर और खार्किव के अंदर बंकरों के अंदर फंसी हुई। अब उनके लिए ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि भारत सरकार दावा कर रही है कि पीएम मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और पुतिन ने आज 5 तारीख को सीज फायर की घोषणा की है। अब ये कितने समय के लिए होगी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अगर 5-6 घंटे के लिए सीज फायर होता है तो उसमें, क्योंकि ये जो खार्किव है, सुमी है, कि वे रशियन बॉर्डर के नज़दीक पड़ते हैं और रशिया ने कहा कि हम 129-30 बसें हम भेजेंगे और वहाँ से खार्किव या सुमी से जो छात्र हैं वो धैर्य रखें, उनके लिए कुछ ऐसी निर्देश भी दिए गए जिनका खुलासा अभी तक नहीं किया गया। तो वहाँ से उन बसों द्वारा रशिया में लाया जाएगा और कैसे लाया जाएगा, वो लड़के जो बंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, उन तक ये मैसेज कैसे पहुँचेगा, उनको कैसे पता चलेगा कि अब बाहर सिटी के अंदर या फला जगह पे फला रोड पर बसें आकर खड़ी हैं और हमने उन बसों में सवार होकर रशिया में जाना है। ये इस बात का अभी तक पता नहीं कि ये कैसे करेगी सरकार। और सीज फायर आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का भी अभी शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जो बात सामने निकल कर आई है उससे यही पता चलता है कि पीएम मोदी ने पुतिन राष्ट्रपति रशिया से बात की है और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम आज 5 तारीख को सीज फायर करेंगे ताकि विदेशी जितने भी और देशों के, केवल भारत के ही नहीं, और भी देशों के छात्र छात्राएं या विदेशी नागरिक जो फंसे हुए हैं कीव, खार्किव में या लीव में, सुमी के अंदर, जो पोलैंड और हंगरी बॉर्डर से बहुत दूर हैं, 9 से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, और वो नहीं वहाँ से नहीं निकल सके, उनको एक आज अवसर दिया जाएगा कि वो वहाँ से चले जाएं देश छोड़कर यूक्रेन को। तो ऐसा सुनने में आया है और आगे अब पता चलेगा कि शाम तक वहाँ क्या होता है। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जंग है इसके अंदर अधिकतर पूरा जो विश्व है वो एकजुट होकर रूस को ही ब्लेम कर रहा है, उनको अपराधी बता रहा है और जो भी जितना भी कसूर है वो उसी के मत्थे मढ़ रहा है कि ये रूस ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, बहुत बड़ी गलती की है। यूक्रेन जो एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की हत्या की है और ये संप्रभुता का अधिकार है यूक्रेन को, नागरिकों को यूक्रेन के, और उन पर ये युद्ध थोपा गया है और रशिया ने उस पर अचानक हमला बोल दिया और वहाँ जान माल की हानि हो रही। बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं उनके, जो वो धराशायी हो रहे हैं। दिन रात वहाँ मिसाइलों से हमले हो रहे हैं और अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो रही है, बम्बारमेंट हो रहा है। वहाँ के रेलवे स्टेशन, पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज सब नष्ट किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे जब आज यूएनओ के अंदर भी ज़्यादातर यानी 141 देशों ने वोटिंग के दौरान रूस को ही दोषी ठहराया और 35 देशों ने मतदान के अंदर भाग नहीं लिया। अब इसके पीछे साथियों, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन्हें तो कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा कि इसके पीछे मुख्य मुद्दे क्या है, मुख्य कारण क्या रहे हैं, रशिया ने क्यों आक्रमण किया। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें इतिहास के बारे में नहीं मालूम। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या राजनीति विज्ञान पढ़ा है उन्हें तो कुछ ना कुछ हो सकता है जरूर पता होगा, लेकिन जो जिन्होंने और विषयों में और सब्जेक्ट पढ़े उन्हें नहीं मालूम।
इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं, उनको जरूर पता होगा। इसके पीछे मैं मानता हूं कि जो मुख्य जो दोषी है वो है यूएसए, अमेरिका। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। वैसे तो हम पूरी इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 1914 से 18 तक विश्व युद्ध लड़ा गया, 4 साल तक लड़ा गया। उसमें लाखों लोगों मारे गए, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और 1939 से 45 में दोबारा फिर युद्ध लड़ा गया। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम फेंके और उन्हीं के साथ ही जो दूसरा विश्व युद्ध था उसका एंड हो गया, वो समाप्त हो गया। क्योंकि जो विनाश हुआ था 1945 में परमाणु बम से, उसे देखते हुए एकदम पूरे विश्व के अंदर सन्नाटा छा गया था और वो एक ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा संकट पूरे विश्व पर आ गया था और उसके चलते एकदम सन्नाटा छा गया और सभी देशों के अंदर, सभी पूरी दुनिया के देशों के अंदर भय व्याप्त था। और उन्होंने सोचा कि आज के बाद ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे और मजबूत किया जाए और पूरे विश्व में कोई भी देश आपस में ना लड़े। उसके लिए दोनों ही देशों में अगर किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई समस्या होती है, बैर विरोध होता है या कोई संकट पैदा होता है, तो उसे बैठ कर टेबल पर और उसे सुलझा लिया जाना चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे देशों को सदस्यता भी दी गई। इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं उन देशों का एक गुट की स्थापना की, जिसे नाटो नाम दिया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस जो ये अलायंस था, इसके अंदर आज भी 27 मुल्क हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि जो इस गुट के अंदर जो देश शामिल होंगे उन पर कोई भी पड़ोसी देश अगर आक्रमण करता है तो वो सभी पर आक्रमण हमला माना जाएगा और वो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो इसके दूसरी ओर रूस ने भी इसी प्रकार के गुट की कल्पना की और उन्होंने वारसा नामक एक गुट तैयार कर लिया, उसमें भी बहुत सारे देश शामिल हो गए। इस तरह से विश्व के अंदर 2 धड़े स्थापित हो गए। एक का सरदार यूएसए था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा जो था यूएसएसआर, उसका वारसा गुट था, उसका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ उसका सरदार था। तो दोनों के अंदर एक कंपटीशन शुरू हो गया विश्व के अंदर। विश्व राजनीति को इन्होंने बहुत प्रभावित किया। विश्व के अंदर जहाँ कहीं भी कोई संकट पैदा होता तो उसमें इधर नाटो गुट की ओर से अमेरिका दखल देने लगा और दूसरे वारसा गुट की ओर से यूएसएसआर दखल देने लगा। इस प्रकार पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी बीच 1947 के बाद जब उपनिवेशवाद खत्म हुआ, भारत देश भी स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह और बहुत सारे देश आज़ाद हुए, उन्होंने इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की और सभी इन देशों के अंदर नई नई सरकारें बनी। कहीं साम्यवाद की सरकार बनी, साम्यवादी सरकार बनी, कहीं प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के अंदर साम्यवादी सरकार बनी। तो इस बात का यूएसए को बहुत परेशानी, बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि चाइना के अंदर भी साम्यवाद था और रूस के अंदर भी। तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी है उनको अमेरिका ने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया कि
रूस की जो फौजें वहाँ आई हैं, यानी उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की और इसके विरुद्ध रशिया ने वहाँ अपनी रूसी सेनाएं भेज दी अफगानिस्तान में, और यूएसए ने तालिबानी को हथियार सप्लाई शुरू कर दिया, और इस प्रकार वहाँ आतंकवाद शुरू हो गया। और ये लंबे समय तक, करीबन 8-9 वर्षों तक इसी प्रकार वहाँ आतंकवाद चरम पर पहुंच गया, और इसमें रशिया का बहुत नुकसान हुआ। आर्थिक दृष्टि से सोवियत रूस कमज़ोर हो गया, और क्योंकि ये वृहद रूस था, उसके अंदर बहुत सारे ये आज का जो पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, क्रीमिया, ये सब देश उस समय यूएसएसआर के अंदर थे। जब अफगानिस्तान में रशिया की फौजें हार गई, उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, उनका वहाँ बहुत नुकसान हुआ, तो वहाँ से ये फौजें वापस रूस में चली गई। और उधर अमेरिका ने एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों को मदद कर रहा था, हथियार सप्लाई कर रहा था, उधर जो रशिया के दूसरे जो राज्य थे, क्रीमिया है, यूक्रेन है, पोलैंड, हंगरी, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब रशिया के अंग थे। वहाँ भी कुछ राज्यों के अंदर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, और यूएसए ने वहाँ के जो लोग थे उनको भी भड़काना शुरू कर दिया, बरगलाना शुरू कर दिया। उनको कहा कि हम आपको हर तरह से मदद करेंगे, आप रशिया से अलग हो जाइए, आप अपने स्वतंत्र देश की स्थापना करें, आप आज़ादी की आवाज़ बुलंद करें, हम आपके साथ हैं। वहाँ भी विद्रोह शुरू हो गए। इस प्रकार 1991-92 के अंदर रशिया का विघटन हो गया, और वहाँ से 10-11 देश अलग हो गए, और इन्हीं देशों के अंदर यूक्रेन भी था, पोलैंड भी था, हंगरी, रोमानिया, क्रीमिया, बेलारूस, ये सब अलग हो गए। अब रशिया जो है तब से लेकर आज तक भीतर ही भीतर जल रहा था, बदले की आग उसके अंदर भड़क रही थी। और अब रशिया को चाइना का भी साथ मिल गया, ईरान का भी साथ मिल गया, बेलारूस का भी साथ मिल गया। इस प्रकार कुछ और भी छुपे हुए ऐसे देश हैं जिनका रशिया को पूर्ण सहयोग और साथ मिल गया। अब ऐसे वक्त अब रशिया ने पूरी तैयारी के साथ अचानक बदले की भावना को लेकर यूक्रेन पर अटैक कर दिया, और इसके पीछे जो फिलहाल वर्तमान में जो मुख्य कारण वो ये रहा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो चाह रहे थे, उनकी ये इच्छा थी कि वो नाटो गुट के अंदर शामिल हो जाएं, और वो बार बार अमेरिका और पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, कनाडा, इन देशों पर ये दबाव डाल रहे थे कि हमें आप नाटो गुट के अंदर शामिल करें, यूरोपियन संघ के अंदर भी शामिल करें। यूरोपियन संघ की जो है करेंसी एक ही है, यूरो, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो चाह रहे थे कि हम ईयू का यानी यूरोपियन संघ का सदस्य बने, नाटो संघ में शामिल हो जाए। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको ये बात बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि अगर यूक्रेन नाटो गुट के अंदर शामिल हो जाता है तो अमेरिका उसकी सीमाओं तक अमेरिका की पहुंच हो जाएगी, और परमाणु हथियार और यहाँ सैनिक अड्डे, हवाई अड्डे, इन सब पर अमेरिका का कब्जा होगा। और हमारे लिए पड़ोस के अंदर एक दुश्मन जो इतना पावरफुल हो जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वो बार बार चैलेंज कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे व्लादिमीर जेलेंस्की को कि आप इस बात से बाज आ जाएं, आप नाटो गुट में शामिल ना हों, आप उसकी सदस्य मत लें। लेकिन जेलेंस्की इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे तो नाटो गुट में, ईयू में शामिल होना ही है, यूरोपियन संघ में। इस बात को लेकर बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब जेलेंस्की नहीं माने तो रशिया ने अचानक 23-24 तारीख को 3 तरफा अटैक बोल दिया। क्रीमिया तो 2014 के अंदर कब्जे में आ गया था, सोवियत रूस ने 2014 के अंदर क्रीमिया पर आक्रमण बोला और उसे अपने कब्जे में ले लिया,
और वहाँ ही काला सागर है, ब्लैक सी है, और वो एक बहुत ही रशिया के लिए एक अहम सागर है, जहाँ से होकर व्यापारिक उनके जो शिप हैं वहाँ से गुजरने के लिए उन्हें ये एक्सेस चाहिए था। इसलिए उन्होंने क्रीमिया को अपने कब्जे में 2014 में ले लिया था। अब यूक्रेन की बारी थी जब वो मान नहीं रहा था। अगर पुतिन अब भी कह रहे हैं, शांति वार्ता के लिए 3 बार मीटिंगें हो चुकी हैं बेलारूस की सीमा पर, और पुतिन ने यही प्रस्ताव रखा कि अगर यूक्रेन या जेलेंस्की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वो नाटो गुट के अंदर शामिल नहीं होंगे तो हमारे बीच समझौता हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की हैं कि अभी वो मानने को तैयार नहीं है। अब इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस झगड़े की जो मुख्य जड़ है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये दूसरे जो छोटे छोटे देश वो तो उसके पीछे लग्गू हैं। इसलिए इस वक्त जो वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है इसके पीछे जो है मैं दोषी मानता हूँ अमेरिका को। अगर वो यूक्रेन को नहीं उकसाता और उसे नाटो गुट के अंदर शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं करता और जेलेंस्की ये बात नहीं करते कि मैं नाटो गुट में शामिल होना चाहता हूँ तो ये युद्ध कभी नहीं होता। इसलिए साथियों, मैं अमेरिका को दोषी मानता हूँ। रशिया और भारत के अंदर जो विदेश नीति है वो बिल्कुल वर्षों से ठीक चल रही है, और इस बार मोदी ने जो कदम उठाए, जो मोदी जी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा यूएनओ के अंदर या जिस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी उनके अनुसार उन्होंने हिंदुस्तान को न्यूट्रल रखा, वो बहुत बढ़िया बात है। वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि रशिया ने हमें बार बार मदद की है, हमारी सहायता की है, उन्होंने हमारी मित्रता को वास्तव में निभाया है। और जो अमेरिका है उसका कोई पता नहीं वो कब मुकर जाए, उसका कोई स्टैंड नहीं है। उसने पाकिस्तान की भी मदद की थी, 1965 में की थी, 1971 में की थी। यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता के लिए भी उन्होंने हमारी विरुद्ध वोटिंग की, और उसमें हमेशा से रूस ने हमारी मदद की है। और आर्थिक रूप से भी हमारे असला वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमें रशिया देता है। S-400 जो मिसाइलों को आकाश के अंदर, आसमान के अंदर ही नष्ट करने वाली एक ऐसी प्रणाली है, वो हमें दिए, सिस्टम दिया है। S-400 सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए। और इसलिए हमें या हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो भी इस वक्त की जो परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने जो फैसले लिए वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं, हम भी उनकी सराहना करते हैं। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।